पिछले लेवल पे हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब। तो बेसिकली यही मेन इंग्लिश का फार्मूला है और बेसिकली ये 3 पढ़ाने का मकसद यही था ताकि आपको इन 3 चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन और पोजिशनिंग की समझ आ जाए। अगर आपको इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आ जाती है तो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप खुद लगा लेंगे, वो इनके साथ ही लगेंगे, इनके सपोर्ट में लगेंगे। मेन हमारा जो इंग्लिश का फार्मूला है वो यही है। बाकी स्ट्रक्चर पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि यही स्ट्रक्चर ही मेन चीज़ है। अगर आप देखें ग्रामर की डेफिनेशन देखें तो ग्रामर की डेफिनेशन है, ग्रामर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जुबान का स्ट्रक्चर, जुबान की साख कैसी है, यानी कि इसके पार्ट्स, इसके हिस्से, कौन से हिस्से कहाँ पे लगने, इसके हिस्से कहाँ पे लगने, तो यही बेसिकली ग्रामर। तो ये ही ग्रामर है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने कहाँ लगाने हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजिशनिंग आइडेंटिफिकेशन समझ आ जाती है तो आप ग्रामर के 70% रूल्स आपको खुद समझ आ जाएंगे। आप बल्कि रूल्स खुद बनाना शुरू कर देंगे, आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कहाँ पे ग्रामर्स के कौन सा रूल्स कहाँ पे लगाना है। तो आगे हम पढ़ते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आपको एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन पोजीशनिंग समझ आ जाती है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बनाना आ जाता है, तो आपकी लैंग्वेज में इनक्रेडिबली इंप्रूवमेंट आ जाएगी, चाहे लिखने में हो चाहे बोलने में। और अगर आपको डायलॉग राइटिंग का शौक है तो आप उसमें एडजेक्टिव की अगर आपको सही समझ है तो आप इफेक्टिवली डायलॉग लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं एडजेक्टिव को उर्दू में बोलते हैं इसमें सिफ्त। तो सिफ्त का मतलब होता है कोई खूबी या खामी। तो बेसिकली बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि क्वालिटी, एडजेक्टिव का मतलब यही कि किसी नाउन या प्रोनाउन की हम क्वालिटी बयान करते हैं। तो एडजेक्टिव इट इज अ वर्ड, एडजेक्टिव भी एक वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच है। इट इज अ वर्ड दैट, अच्छा, एडजेक्टिव इट इज अ वर्ड दैट फर्दर एक्सप्लेन्स द नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को मजीद एक्सप्लेन करता है। जैसे ही इज अ बॉय, यहाँ पे ये नाउन है हमारे पास, तो अगली पे यहाँ देखें यहाँ पे नाइस इस बॉय को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये इसका एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये कोई भी, तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसकी क्वालिटी बयान करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। अच्छा, तो एडजेक्टिव के हवाले से हम 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक इसकी टाइप्स एंड काइंड्स, इसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव की। अक्सर मिक्सअप हो जाती है एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ। और इसके बाद इसको बनाना कैसे और इसकी डिग्रीज कैसे बनानी है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है, सिंपल से ट्रिक्स हैं। आपको तीनों चीज़ों की समझ आ जाएगी, फिर आप अपनी इंग्लिश में देखें कितनी इंप्रूवमेंट आती है। आज इस एक एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे लेकिन आपको इसमें कई ग्रामर के रूल्स मिल जाएंगे, खुद ब खुद आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स। अच्छा जी, एडजेक्टिव की 2 टाइप्स हैं, यानी कि एडजेक्टिव हमको 2 तरह से नजर आता है जब हम सेंटेंस देखते हैं। एक है प्रेडिकेटिव और एक है एट्रीब्यूटिव। प्रेडिकेटिव का मतलब है इंफॉर्मेशन और एट्रीब्यूटिव का मतलब है मंसूब करना। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस आदमी की तारीफ तो की गई लेकिन बेसिकली इंफॉर्मेशन दी जाएगी, द मैन इज रिच, तो इसलिए ये इसका एडजेक्टिव है इस मैन का। तो ये इसको लिंकिंग वर्ब से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव में जो आपका एडजेक्टिव है नाउन के बाद आता है, जबकि एट्रीब्यूटिव में, एट्रीब्यूटिव का मतलब है मंसूब करना, कोई खूबी किसी चीज़ के साथ मंसूब करना। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैन नाउन है और इसके साथ ये जो रिच इसका एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, इसके साथ मंसूब किया गया है, तो ये कहलाएगा एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव हमेशा नाउन से पहले आएगा और प्रेडिकेटिव हमेशा नाउन के बाद आएगा और उनको जोड़ेगा लिंकिंग वर्ब। तो जो वर्ब नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ेगा आपस में, उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अच्छा, बेसिकली ये अलग से एक टॉपिक है प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको एडजेक्टिव समझा रहा हूँ बहुत बेस्ट लेवल से, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपली मैंने आपको बता दी है। इसका अलग से मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा अगले लेवल पे, ताकि आपको सही तरह से इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड है, लेकिन मेन जो ब्रॉड टर्म अगर इस्तेमाल करें तो क्वालिटी में सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बस एक्सप्लेन करने की ये चीज़ें भी एडजेक्टिव में शामिल हो सकती हैं, इसलिए इसको डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया है। इसके अलावा नंबर, क्वांटिटी के अलावा कलर, शेप वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं, या ओरिजिन समटाइम उसमें भी। तो एडजेक्टिव और क्वालिटी, जब किसी नाउन की डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं, किसी नाउन को हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम उसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ये बेसिकली इस आदमी को डिस्क्राइब कर रही है कि वो आदमी ऑनेस्ट है। तो जब हम नाउन के नंबर्स की बात करेंगे तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जैसे 1, 2, 3, तो बेसिकली ये उनके नंबर को शो करता है, जैसे 1 मैन या 2 बुक्स।
जबकि ऑर्डिनल नंबर ये एडजेक्टिव के ऑर्डर को शो करता है, कौन सी चीज किस तरतीब से है, जैसे फर्स्ट सेकंड। तो ये ऑर्डिनल नंबर्स है, तो बेसिकली ये नाउन के ऑर्डर्स को डिस्क्राइब करेगी। आगे हमारे पास आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जब किसी चीज की हम क्वांटिटी की बात करेंगे, मिकदार की बात करेंगे, वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लाइक लेस शुगर, मोर वाटर, लिटिल मनी। तो ये सब किस में आ जाएंगी, ये सब आ जाएंगी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपको मिल जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, जैसे कोई चीज़ कहाँ के जैसे पाकिस्तानी बॉय है तो पाकिस्तानी उसका ओरिजिन है, तो वो नाउन का ओरिजिन एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और काइंड्स हैं इसकी, जैसे एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ शेप, तो उसमें कलर और शेप आ जाएंगे। तो मेन यही डेफिनेशन है क्वालिटी, तो बाकी सब उसके ज़िम्मे में आ जाती है। अच्छा जी, अब सबसे अहम चीज़ आती है इसकी पोजीशनिंग। तो पहले मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन करता है, उसकी तारीफ करता है। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, दोनों के साथ आ सकता है या किसी एक के साथ आ सकता है। ठीक है, और एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, जैसे गुड बॉय हेल्प्स पुअर बॉय। तो यहाँ पे हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे जो एक एडजेक्टिव लगा है, यहाँ पे हम दो और लगा सकते हैं, रिच एंड गुड बॉय हेल्प्स द वीक एंड पुअर बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। तो जब भी हमने अब एडजेक्टिव को हम मूव करेंगे, जब भी हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। अक्सर कंफ्यूजन होती है कि एडजेक्टिव कहाँ पे जाना। तो एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के साथ मूव करेगा। अगर यहाँ से मैं बॉय को मूव करूँ तो पुअर इसके साथ मूव करेगा, और अगर यहाँ से मैं बॉय को मूव करूँ तो गुड इसके साथ मूव करेगा। अच्छा, ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब है हमारे पास सेकंड कंडीशन। समटाइम हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं एम्फेसिस के लिए। तो जब हम एम्फेसिस के लिए यूज करेंगे तो एडजेक्टिव बाद में इस्तेमाल होगा नाउन के, जैसे द बॉय ब्रेव एंड courageous। तो जब हमने इस बॉय की क्वालिटीज को हमने तो एम्फेसाइज करना है तो हम इसके बाद इस्तेमाल करेंगे, और जब भी हम इस्तेमाल करेंगे नाउन के बाद तो हमें एंड इस्तेमाल करना पड़ेगा, दो या दो से ज़्यादा के लिए। अगर उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें एंड समटाइम इस्तेमाल करते हैं, समटाइम नहीं, लेकिन जब बाद में इस्तेमाल करेंगे हम दो तो हमें एंड का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, तीसरी सूरत कुछ ऐसी है जिसमें हमेशा जो एडजेक्टिव है नाउन के बाद आएगा, लाइक हम लिखते हैं अल्लाह ऑलमाइटी। तो ऑलमाइटी हमेशा अल्लाह यानी नाउन के बाद आएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव है हमारा बाद में आ रहा है, ये हमेशा हमेशा बाद में आएगा। समटाइम हम लिखते हैं टाइम इन मेमोरियम। तो यहाँ पे भी हमारा एडजेक्टिव हमेशा बाद में आएगा। तो तीन कंडीशंस थी जो एडजेक्टिव की पोजीशनिंग की, वो मैंने आपको बता दी है। ये बस याद रखिएगा, जब भी हम सेंटेंस में हम नाउन या प्रोनाउन को मूव करेंगे तो उसको एडजेक्टिव उसके साथ मूव करेगा। अच्छा जी, अगली चीज़ हमारे पास आती है डिग्रीज। तो जब भी हम किसी की चीज़ की तारीफ या बुराई करते हैं तो हम उसको मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं, या तो सिंपल उसकी तारीफ करते हैं, या उसको किसी से मिलाते हैं किसी चीज़ से, या तो उसको किसी से मिलाते हैं, या उसको सबसे कंपेयर करते हैं उसका। ठीक है, तो एडजेक्टिव की हमारे पास तीन डिग्रीज है। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव, और थर्ड है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जब हम किसी की सिंपली तारीफ करेंगे वो आएगा पॉजिटिव के ज़िम्मे में, जब दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करेंगे तो वो आएगा कंपैरेटिव में, और जब सबका कंपैरिजन होगा तो वो आएगा सुपरलेटिव में। तो जब भी हम किसी की अच्छाई या बुराई बयान करते हैं तो उसकी दर्जाबंदी करते हैं। तो सम टाइम हम उसको जब सिंपली उसकी तारीफ करते हैं, या सम टाइम उसको हम किसी एक शख्स से कंपेयर करेंगे या सबसे कंपेयर करेंगे। ठीक है,
तो इस हिसाब से एडजेक्टिव की 3 क्वालिटी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब हम जनरली किसी की तारीफ करते हैं तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव डिग्री, जैसे अली इज अ गुड स्टूडेंट। यहां पे हमने अली की जस्ट जनरल तारीफ की है, उसकी क्वालिटी बयान की है। तो जब हम दो चीजों या दो पर्सन का कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, जैसे अली इज। तो यहाँ पे हमने अली और असलम का मुवाजना किया है कि अली असलम से बेटर है, तो हम वहां पे कंपैरेटिव डिग्री करेंगे जब हमने दो चीजों का कंपैरिजन करना होगा। तो जब हमने सब का कंपैरिजन करना होगा वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव, जैसे अली इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। जब पूरी क्लास को कंपेयर किया गया तो वहां पे हम सुपरलेटिव का इस्तेमाल करेंगे। जब दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन किया गया तो वहां पे हम कंपैरेटिव का इस्तेमाल करेंगे। और जब जनरल हम किसी की तारीफ करेंगे तो हम सिंपली उसकी जो पॉजिटिव डिग्री है उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो कंपैरेटिव डिग्री है ये थोड़ी सी समझने वाली है, इस समझेंगे। इसके 2-3 रूल्स हैं, वो पढ़ते हैं। अच्छा, तो जब हम फॉर्म वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, इसी तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। तो अच्छा, इसकी 3 सिचुएशन हम देखते हैं। सम टाइम आपको ये तीनों पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों मुख्तलिफ मिलेंगे, जैसे गुड, बेटर एंड द बेस्ट। ये चंद एक हैं, 15-20 हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरा उसका तरीका है कि जब भी आपके सामने पॉजिटिव डिग्री आएगी उसके साथ आपने ER, जैसे यहाँ पे ER और सुपरलेटिव में आपने EST का इस्तेमाल करना है। ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगी और EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी। और सम टाइम आपको ER नहीं लगाना पड़ेगा, सम टाइम आपको मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मसला आता है कि कहाँ पे ER और EST का इस्तेमाल किया जाए और कहाँ पे मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल किया जाए। तो उसके लिए आपको एक चीज़ है वो समझनी पड़ेगी, दैट इज सिलेबल। तो पहले हम इस सिलेबल को पढ़ते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी कहाँ पे हमने ER और EST लगाना है और कहाँ पे हम मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, सिलेबल समझने के लिए पहले हमें वापस जाना पड़ेगा। जो पहले 2 मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। तो कॉन्सोनेंट्स का मैंने क्या बताया था आपको, जब हम कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे माउथ का कोई ना कोई हिस्सा आपस में टकराता है, और जब हम वॉवल्स को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे गले से जो हवा आती है तो उसमें कोई रुकावट, यानी कि हमारे मुंह का कोई हिस्सा बंद नहीं होता। ठीक है, तो जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं जहां पे भी हमारे माउथ का कोई हिस्सा जहां पे बंद होता है उसको हम कहते हैं सिलेबल। ठीक है, उसको मैं मजीद समझाता हूं आपको। जब दो कॉन्सोनेंट के दरमियान वॉवल आ जाए तो वो एक सिलेबल कहलाएगा। ठीक है, जैसे B कॉन्सोनेंट और T कॉन्सोनेंट और वॉवल के दरमियान सैंडविच बना हुआ है तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा, एक सिलेबल। इसी तरह अगर हम देखें, G हमारा कॉन्सोनेंट है और D हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके दरमियान ये 2 O सैंडविच बने पड़े तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सिलेबल। 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान जब से वॉवल आ जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक सिलेबल। अब अगर हम यहाँ पे देखें ब्यूटीफुल में, तो यहाँ पे हमारा ये 2 कॉन्सोनेंट है, उनके दरमियान JR है, 3 वॉवल, तो ये हमारा एक सिलेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह T और F के दरमियान एक और सिलेबल हमारा बनता है, और इसी तरह F और U के दरमियान हमारा एक और सिलेबल बनता है। ये बन जाते हैं 1, 2, 3। ठीक है, होप कि आपको सिलेबल की समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि कहाँ पे हमने सुपरलेटिव लगानी है और कहाँ पे हमने कंपैरेटिव लगानी है। अच्छा, जहाँ पे हमारे पास 1 सिलेबल वर्ड होगा, जैसे हमारे पास बिग है, 2 कॉन्सोनेंट, उसके दरमियान हमारे पास एक वॉवल आ रहा है तो ये एक सिलेबल है। तो जब हमारे पास एक सिलेबल होगा तो उसके साथ हम ER और EST का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे बिग के साथ हम इस्तेमाल करेंगे बिगर एंड बिगेस्ट। तो यहाँ पे टॉल है हमारे पास, यहाँ पे भी T और L के दरमियान ये वॉवल सैंडविच बना हुआ है तो हमारे पास ये भी एक सिलेबल वर्ड है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टॉलर एंड टॉलेस्ट। अब जहां देते हैं हमारे पास ब्यूटीफुल, ये देखिए B और T के दरमियान ये वॉवल सैंडविच बना है, एक सिलेबल। T और F के दरमियान एक वॉवल सैंडविच बनना है, और यहाँ पे F और L के दरमियान एक वॉवल बनना है। यानी कि 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान जब वॉवल आ जाएगा तो वो हमारा एक सिलेबल कहलाएगा। तो इसमें हमारे पास 3 सिलेबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर।
तो जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा सिलेबल होंगे तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मोर एंड मोस्ट। क्लियर? जैसे ब्यूटीफुल में हमारे पास 3 सिलेबल हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। आप नेचुरल में देखें तो हमारे पास एन कॉन्सोनेंट है और टी कॉन्सोनेंट है, उसके दरमियान हमारे पास ए है, एक सिलेबल। अब टी है हमारे पास और आर है, उसके दरमियान एक वोवल है, 2 सिलेबल। और आर और एल के दरमियान हमारे पास एक सिलेबल है, तो 1 2 3। तो यहाँ पे भी हम मोर नेचुरल एंड मोस्ट नेचुरल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी। अब आपको समझ आ गई, जहाँ पे 1 सिलेबल होगा वहाँ पे ई आर और ई एस टी इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल होंगे वहाँ पे हम मोर या मोस्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। एक हमारे पास वर्ड है क्लेवर, एक है क्लेवर, एक है क्लेवरेस्ट। तो अगर यहाँ पे हम देखें एल और वी के दरमियान ई आ रहा है 1 सिलेबल, वी और आर के दरमियान आ रहा है 2 सिलेबल। यहाँ पे 2 सिलेबल आ रहे हैं, 1 सिलेबल नहीं आ रहा, लेकिन हम इसके साथ ई आर और ई एस टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्यों? इसके लिए हमें थोड़ी सी फोनेटिक्स समझने पड़ेगी। याद है जो मैंने लेवल 1 में पहले 2 लेक्चर दिए थे आपको, 2 लेसन में पढ़ाया था आपको फोनेटिक्स। अगर आप इसकी फोनेटिक्स सिंबल लिखेंगे तो ये आएगा क्लेव। ठीक है, यहाँ पे तो अगर आप देखें तो यहाँ पे तो आपको 2 सिलेबल बन रहे हैं कि ई और इसके दरमियान सैंडविच बन रहा है, लेकिन जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्लेव है, यहाँ पे एल और वी के दरमियान तो ये एक सिलेबल बन रहा है, लेकिन वी और इसके आगे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए ये सिलेबल कंसीडर नहीं होगा। तो थोड़ी सी ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको फोनेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, बल्कि फोनेटिक्स बहुत अहम है। देखा जैसे अभी आपने वॉवल्स कैसे घुस के आया इसके अंदर, तो आगे कई जगहों पे जहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स में जहाँ पे सम टाइम हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से, इस फोनेटिक्स की वजह से रूल चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे रूल चेंज हुआ है तो वैसे वहाँ पे भी रूल चेंज होगा। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखना है। क्लियर? एनीवेज, ये बस आपको बताने के लिए थी। ये चंद एक ऐसे वर्ड्स हैं तो जहाँ पे मोस्टली वही वर्ड आएंगे जिनके एंड पे आर आता है। तो जिनके एंड पे आर आए तो आप उसको सिलेबल में कंसिडर मत करें, क्योंकि आर हमेशा नहीं बोला जाता इंग्लिश में एंड पे। शेयर, खेयर, तो सब में आर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको 1 सिलेबल वर्ड कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, एडजेक्टिव के हवाले से कुछ ग्रामर्स के रूल हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री को। ठीक है, तो जब हम 2 चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव का इस्तेमाल करें। जैसे अली इज ब्रेवर देन असलम, यहाँ पे 2 मुख्तलिफ इंसानों का या चीजों का कंपैरिजन होगा तो हम ब्रेवर लिखेंगे, ई आर और ई एस टी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन केस जब हम एक ही बंदे की 2 खूबियों का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि हम अली की 2 खूबियों का कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पे हम ई आर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पे हम करेंगे अली इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। क्लियर? तो जहां पे जो हम 2 चीजों का कंपैरिजन कर रहे थे वहां पे ई आर और ई एस टी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही थी, वहां पे ई आर ई एस टी वाली डिग्री आ रही थी। जब हम एक ही बंदे की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे हम ई आर और ई एस टी के बजाय हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के जो डिफरेंट स्टेट हैं डिफरेंट टाइम पे, उसका कंपैरिजन करने के भी इस्तेमाल आती है। जैसे आई एम बेटर नाउ, तो यहाँ पे कंपैरिजन पहली स्टेट से हो रहा है कि मैं अब से बेहतर हूँ, पहले बीमार था और अभी मैं बेहतर हूँ। ये आपको हेल्प करती है ट्रांसलेशन में भी। इस चीज के अंदर ही इस चीज का आंसर है कि पहले इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे हम लिखते हैं ही इज बिगर मैन, तो इसका हम ट्रांसलेशन क्या करते हैं कि वो आदमी बड़ा हो चुका है। तो हम जब लिखेंगे ही इज बिगर मैन तो इसका मतलब है कि वो पहली सिचुएशन से अगली सिचुएशन में आ चुका है। अच्छा जी, कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज हैं जो अब मजीद कंपैरेटिव इस्तेमाल नहीं होती, जैसे अपर, इनर, आउटर। तो अब हम इनको कंपैरेटिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं ये नहीं कह सकता दिस हाउस इज अपर देन अदर हाउस, तो ये वर्ड अब कंपैरेटिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, कंपैरेटिव के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज, कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज हैं जिनके एंड पे ओ आर आता है। ये टोटल 12 है, 5 हैं जिनमें। अच्छा जी, ये 5
कंपैरेटिव है जिनके एंड पे ओ आर आता है, ये अब मजीद ऐसे कंपैरेटिव को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे हम नहीं लिख सकते कि दिस वॉल इज एक्सटीरियर टू दैट वॉल, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल खत्म हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 ये जो 5 वर्ड हैं इसका अब कंपैरेटिव नहीं हो सकता। बाकी जो 7 हैं हमारे पास, अच्छा जी, अब ये जो 7 वर्ड है हमारे पास, इनके एंड पे ओ आर आ रहा है, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर एंड जूनियर। ये कंपैरेटिव के तौर पे तो इस्तेमाल होंगे, लेकिन जब हम पहले कंपैरेटिव में देन इस्तेमाल करते थे, जैसे असली इज बेटर देन असलम, तो यहाँ पे हम देन की जगह हम टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इज सीनियर टू मी, तो जहां पे पहले हम देन का इस्तेमाल करते थे, देन की जगह हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर आपको पेपर्स में प्रेपोजिशन आती है ही इज सीनियर डैश मी, तो अक्सर हम गलती करते हैं टू मी, और अक्सर हम गलती करते हैं देन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपने देखा जहां पे अगर ओ आर आ जाता है तो वहां पे करना है, देन का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि उसको हम मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे शेप की बात आती है, राउंड, तो हम ये नहीं लिख सकते कि दिस इज मोर राउंड देन दिस, राउंड तो राउंड ही होगा, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर, तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब बात आती है कि एडजेक्टिव बनता कैसे है, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन से भी बन सकता है, जैसे हमारे पास है बॉय, तो बॉय से हम कर देते हैं बॉयश। अगर मैन है तो हम लिख देते हैं मैनली। तो एडजेक्टिव वर्ब के साथ भी बन जाता है, जैसे हमारे पास वर्ब है मूव से मूवेबल, और इसके अलावा हमारे पास टायर से टायरलेस। अच्छा, इसके अलावा एक एडजेक्टिव से दूसरा एडजेक्टिव भी बनता है समटाइम, जैसे ब्लैक इज एडजेक्टिव, तो यहाँ से ब्लैक से हम लिख देंगे ब्लैकिश, और व्हाइट से व्हाइटिश। तो इस तरह हम एडजेक्टिव को बना सकते हैं मुख्तलिफ, इसके आगे मुख्तलिफ सफिक्स लगते हैं जिससे नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, इससे नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव बन जाते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैं आपको चीज बता रहा था कि कैसे आपको ये बनाना आ जाए अगर एडजेक्टिव, तो आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग, डायलॉग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अमेजिंग चेंज आ जाएगी इसमें अगर आप इसको आइडेंटिफाई, इसकी पोजीशनिंग और इस्तेमाल करना सीख लें। दैट्स इट।